हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कल हमने चर्चा की थी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बारे में। आज इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे मेवाड़ के अगले शासक है अमर सिंह फर्स्ट है, जो महाराणा प्रताप के सुपुत्र है और इन्हें 19 जनवरी 1597 को राज्याभिषेक करवाया गया था। इन्होंने राज्याभिषेक किया था और मेवाड़ की जो शासन सत्ता है वो संभाली थी। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप ने हमने क्या क्या देखा, बड़ा थोड़ा सा तरीके से देख लेते हैं एक बार। तो सर्वप्रथम जब पिताजी का देहांत हो जाता है, महाराणा प्रताप के पिताजी का देहांत हो गया था 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में किया जाता है। उस समय महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे। बाद में इनका विधिवत जो राज्याभिषेक है वो कोमलगढ़ दुर्ग में किया गया था। इनके पिताजी की अगर हम बात करते हैं उदय सिंह नाम था और माताजी का नाम क्या है जीवंताबाई है, जो पाली के अखरा सोनगरा की पुत्री था। इनका विधिवत राज्याभिषेक कोमलगढ़ में होता है। इनके कमर पर शाही तलवार कृष्णदास ब्राह्मण ने बांधी थी। अकबर की अगर हम बात करते हैं, अकबर सुलकुल या जो नागौर दरबार बुलाया था उसके तहत इसको मनाने के लिए भेजता है, लेकिन प्रताप मना कर देता है। प्रताप को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा मान सिंह है, तीसरा भगवंदास है, चौथा टोडरमल है। पहला जब भेजा गया था जलाल खां के नेतृत्व में, तो वो कब भेजा गया था? सितंबर 1572 में एस पर रहा था। बाद में जून 1573 में मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था, वो एस पर रहता है। अगला भेजा गया था भगवंदास के नेतृत्व में, वो अक्टूबर 1573 में भेजा गया था, वो भी एस पर रहता है। अंतिम जो था वो भेजा गया था टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर 1573 में, ये भी एस पर रहता है। फिर महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी और जहां पर यह योजना बनाई गई थी उसे क्या कहा जाता है? अकबर के किला शस्त्रागार मैगजीन या दौलत खाना है। ये कहां पर स्थित है? बिल्डिंग अजमेर में स्थित है। इसका मुख्य सेनापति मान सिंह को बनाया गया था। मान सिंह मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया था और इनके साथ क्या है? आसफ खां को सहायक सेनापति के रूप में भेजा था। आसफ खां को भेजते हैं तो इन्होंने सेनापति के रूप में कार्य किया था। युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी। 18 जून 1576 खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, हल्दी घाटी राजसमंद है। इनमें मान सिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना होता है। मान सिंह हाथी पर थे, हाथी का नाम मर्दाना या हवाई था। इस हाथी पर एक ओहदा था, प्रताप के द्वारा भाले से प्रहार किया गया था। ये झुक गए थे, बच जाते हैं। जो इनका चलाने वाला था, हाथी का महारथ था, वो मर गया था, लेकिन जो मान सिंह है वो बच जाते हैं। झालाविदा ने राजमुकुट धारण किया था, क्योंकि प्रताप का घोड़ा चेतक है वो जख्मी हो जाता है, तो इन्हें बचाने के लिए झालाविदा ने राजमुकुट धारण किया था और इन्हें यहाँ से निकाला था। हाकिम कासुर एकमात्र ऐसा सेनापति था जो महाराणा प्रताप का साथ देने वाला मुगल सेनापति के रूप में कार्य किया था। तो एकमात्र ऐसा मुगल सेनापति जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, तो वो कौन सा आता है? हाकिम कासुर है। दोनों लड़ते हुए क्या मारे जाते हैं। इनका सासाराम जो मकबरा है, अगर खमनोर में इनका मकबरा बनाया गया है, पूछा जाएगा कि इनका मकबरा कहां पर बनाया गया, तो खमनोर में इनका मकबरा बनाया गया है। प्रताप को बाहर निकाला गया था। प्रताप घोड़े के माध्यम से जा रहा था, मुगलों ने देख लिया, मुगलों ने पीछा किया था। इसके भाई शक्ति सिंह ने इन्हें बचाया था। इसके बारे में जानकारी देता है अमर काबुले वंशावली है और राज प्रशस्ति है। लेखक रणछोड़ भट्ट है, भाषा संस्कृत में लिखा गया। बताते हैं कि किस प्रकार सौतेले भाई ने इनको कह बचाया गया था। और नीले घोड़े रे असवार है, पैरों से लगाया था, आशीर्वाद दिया था, हम साथ साथ काम करेंगे। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब होते हैं इनकी स्थिति नाजुक हो गई। इनकी स्थिति नाजुक हो जाती है तो इन्होंने चावन को राजधानी बनाया था। रोना चावंडिया 1585 में उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और राजधानी किसको बनाते हैं? चावन को ले जाते हैं। 28 वर्षों तक लगातार ये जो उनकी राजधानी रही थी मेवाड़ की। इसके बाद में अलग अलग विद्वानों ने इस युद्ध के बारे में अलग अलग कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध में कहा है कि यह गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने अकबरनामा में कहा है कि यह खमनोर का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यह, अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की, मैराथन है या राजस्थान का मैराथन है। मित्र खान ने जिहाद का, जो आसम खान ने जिहाद का नारा दिया था और मित्र खान झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर आ गया, जिससे सेना में जोश फैलता है और सेना के आगे बढ़ती है। इसके बाद 82 में कौन सा? दिवेर का युद्ध होता है। अपने अमर सिंह थे, अमर सिंह के सामने कौन सा आता है? इनका चाचा था, उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था। सुल्तान खान इनके चाचा थे, अकबर के चाचा, उन्होंने आमने सामने युद्ध लड़ा था। अमर सिंह इसमें जीत जाता है, भाले से प्रहार किया था। वो इसी प्रकार के युद्ध के माध्यम से होते हैं। इनके अगर हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, इन्होंने पकड़ लिया। मुगलों ने पकड़ा था, पीर प्रसाद किया था। अगर हम बात करते हैं मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना है, हवाई है। अन्य हाथियों के नाम सोनू था, गजराज है, लूणा है, गजमुक्त है। इस प्रकार इनके क्या अन्य रानी राय है, अलग अलग इनके क्या हाथियों के नाम थे। चक्रवाह है, इनके नाम थे। चक्रपाणी मिशन है, इनका क्या था? पंडित विद्वान था। चक्रपाणी मिशन महाराणा प्रताप का पंडित विद्वान था। पुंजा भील भिल्लों का जो अगला सेतल था उसका क्या सेनापति के रूप में कार्य किया था? भील सेनापति पुंजा भील था। इस प्रकार ये युद्ध लड़ते हैं। अंतिम समय की अगर हम बात करते हैं तो महाराणा जो प्रताप थे अंतिम समय में युद्ध लड़ रहे थे। 19 जनवरी 1597 को जो उनकी प्रत्यक्षा चढ़ाते हुए इनका क्या देहांत हो जाता है।
इनका देहांत हो गया था, अकबर इनकी मृत्यु पर रोया था। ऐसा स्वावलंबी शासक जिन्होंने कहा कभी भी मीता स्वीकार नहीं की थी। तो ये हमने क्या बड़ा बड़ा शॉर्ट के माध्यम से बड़ा बड़ा हमने देखा, साथ रीडिंग देखी है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम चर्चा करते हैं मेवाड़ के अगले शासक है अमर सिंह फर्स्ट। मेवाड़ के अगले शासक है वो कौन से हैं? अमर सिंह फर्स्ट। तो पढ़ेंगे अमर सिंह फर्स्ट के बारे में। अमर सिंह फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो 19 जनवरी 1597 को इनके पिताजी का देहांत होता है। तो जहां पर पिताजी का देहांत हो रहा था, जहां दाह संस्कार किया जा रहा था, वहीं से इन्हें क्या बनाया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है और यहाँ का मेवाड़ का नया शासक बनाया जाता है। पता है 19 जनवरी 1597 को शासक के रूप में नियुक्त होते हैं और इन्होंने 1620 तक शासन सत्ता संभाली थी। मेवाड़ के शासक रहते हैं 19 जनवरी 1597 से लेकर 1620 तक। कौन रहते हैं? अपने शासक रहते हैं अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट शासक रहे। इन्हीं की अगर हम बात करते हैं समकालीन, इन्हीं के समकालीन अकबर था सत्ता में बैठा था। अकबर सत्ता में बैठा। अमर सिंह 19 जनवरी 1597 से लेकर 1620 तक मेवाड़ का शासक रहता है। इसी के समकालीन जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो अकबर था। अकबर का देहांत 1605 में हो जाता है। अकबर का देहांत हो जाता है 1605 में। 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो जाता है। सामने कौन सा? अपना अमर सिंह फर्स्ट। अकबर के देहांत से पहले 1599 में अकबर अपना एक पुत्र है, अकबर के पुत्र का नाम क्या है? शाहजहां। अकबर के पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर या सलीम। अकबर का पुत्र क्या है? जहांगीर या इसे सलीम कहा जाता है। तो सलीम के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में आक्रमण किया था। अकबर ने जहांगीर से कहा था कि मेवाड़ को अपने आधिपत्य में कर, और इसके लिए 1599 में इनके एक युद्ध के माध्यम से एक मंडली के तौर पर इन्हें भेजा था। जहांगीर या सलीम जाता है, आक्रमण करता है, लेकिन अमर सिंह को जीत नहीं पाया, वापिस आ जाता है 1605 में। जो अकबर है वो मारे गए, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनता है? इनका बेटा है, यही बनता है जहांगीर या सलीम है। सलीम या जहांगीर है वो शासक बनता है। जो अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बनता है? जहांगीर है, उनका बेटा बनता है। तो इसने आते ही क्यों 1599 में ये मेवाड़ को जीत नहीं पाया था, तो आते ही इसने मेवाड़ के प्रति आक्रामक की नीति बनाई थी। आते ही क्या है? जो जहांगीर है इसने मेवाड़ के प्रति आक्रामक की नीति अपनाई थी, यानी मेवाड़ को अपने शत्रु की तरह समझा था। आते ही इसने 2 आदेश दिए थे। इनके सेनापति थे, जहांगीर के सेनापति। ये तो कौन है? खुर्रम जो इनका बेटा था शाहजहां, जिन्हें क्या कहा जाता है? शाहजहां। खुर्रम या शाहजहां है। और अगर हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना है, दूसरा कौन सा था? खान खाना है, शॉर्ट में लिखते हैं खान खाना है। इसके 2 सेनापति खुर्रम या शाहजहां है, दूसरा सेनापति इनका क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना है। जो खान खाना थे इनको यह आदेश देता है कि मेवाड़ में एक तो कत्लेआम कर दो, मेवाड़ में जो तुम्हें दिखाई देते हैं उनका कत्ल कर दो। कत्लेआम का आदेश दिया था। जहांगीर सत्ता में आता है 1605 में। इनके पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर ने दिल्ली की सल्तनत संभाली थी, और दिल्ली की सल्तनत संभालते ही इसने मेवाड़ के प्रति आक्रामक की नीति अपनाई थी। और मेवाड़ के इसके सेनापति थे, एक तो खुर्रम है जिन्हें शाहजहां कहा जाता है, इनका पुत्र है, दूसरा खान खाना है। इनको कहा, आदेश दिए थे 2 कि एक तो क्या? कत्लेआम का आदेश कर दो, यानी मेवाड़ में जो भी जनता दिखे उनको मार दो। दूसरा इन्होंने क्या? फसलों को राख कर दो, यानी जितनी भी फसलें वहां दिख रही है फसलों को राख कर दो। एक तो इन्होंने आदेश दिया था कत्लेआम, यानी जो जितनी भी जनता दिखे उनको मार दो, कोई किसी प्रकार के दया भाव नहीं रखना है। औरत दिखे, बच्चे दिखे, बुजुर्ग दिखे, उनको सभी का क्या? कत्ल कर दो। और दूसरा आदेश दिया था फसलों को राख कर दो। तो यह देखकर मेवाड़ की जनता चीख उठती है, चिल्ला उठती है। जब एक बार अपने सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो डरते हैं, घबराई जाते हैं, क्या हो रहा है। तो मेवाड़ की जनता चीख उठती है, चिल्ला उठती है। तो यह देखकर क्या आती है? मेवाड़ की जनता चीख उठी, चिल्ला उठी, यानी चारों तरफ रौद्र रूप देखने को मिला था, कत्लेआम हो रहा था, फसलें राख कर दी गई थी। तो पूरा ऐसे अकाल राहत कार्य जैसे कार्य हो गया था, यानी लोग घबरा गए थे। लोग घबराने के बाद अमर सिंह के पास पहुंचते हैं और अमर सिंह से कहते हैं इस विपदा से तो हमें क्या है? निपटना।
इस विपदा से तो हमें निपटना पड़ेगा, नहीं तो हम कहे जीवित ही नहीं बचेंगे। किसी न प्रकार से इसका तो कहे कोई न कोई तो मसला, इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो अमर सिंह कहता है इसका कोई मसला नहीं, हम इनसे लड़ेंगे और कहे विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि कभी भी राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की शासक सत्ता की अगर हम बात देखते हैं, कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इनके क्षेत्र में नहीं गए, हम लड़ेंगे और जितने बच गए वो लड़कर के इनसे विजय प्राप्त करेंगे। तो यह देखकर और वो घबरा गए। तो उन्होंने मेवाड़ के सरदारों ने, मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों ने, इनका बेटा था कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को कहा कि पिताजी तो इससे कह रहे, अमर सिंह का बेटा था एक कर्ण सिंह है। तो मेवाड़ के सरदार इस कर्ण सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी तो ऐसे कह रहे हैं कि हम तो क्या लड़ेंगे, तो अगर इस प्रकार लड़ते रहे तो सारे मारे जाएंगे, अपना साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो क्यों न इससे अच्छा कि हम उनके साथ बात करें, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो रास्ता निकालें। तो कर्ण सिंह और फिर सरदार वापिस अमर सिंह के पास जाते हैं और अमर सिंह से समझाते हैं, अमर सिंह को समझाते हैं कि हम जो मुगलों के साथ के संधि कर लें, हम मुगलों के साथ संधि कर लें, जिससे हमारा साम्राज्य इसी प्रकार बचा रहेगा। साम्राज्य तो रहेगा, अगर संधि नहीं की तो सारे मारे जाएंगे, अगर कोई बचेगा नहीं तो किस प्रकार शासन सत्ता और किस प्रकार का क्या साम्राज्य है, कोई मतलब नहीं। तो अतः मेवाड़ के सरदारों व कर्ण सिंह के समझाने पर 5 फरवरी 1516 ईस्वी को, 5 फरवरी 1516 ईस्वी को संधि की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ मुगल संधि। इसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ मुगल संधि है। 5 फरवरी 1516 नहीं 1516 1615 है, 1620 तक शासक रहा था। 5 फरवरी 1615 है, सॉरी ये 16 उल्टा लिखा दिया। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को संधि होती है। इस संधि का नाम क्या था? मेवाड़ मुगल संधि। क्या नाम था? मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि। इस संधि में जो करने वाला व्यक्ति था वो खुर्रम था, खुर्रम या सांझा था। मेवाड़ पूछा जाएगा। मेवाड़ मुगल संधि जो की गई थी 5 फरवरी 1615 को है। ये संधि जब हुई थी, इसके कर्ता व्यक्ति कौन थे? इधर तो कौन सा था? मुगलों की तरफ तो खुर्रम था यानी सांझा था, और अपने कर्ण सिंह का पिताजी अमर सिंह अपनी तरफ से कौन से थे? अमर सिंह फर्स्ट है। दोनों के बीच में यह संधि होती है। इसे मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद इतिहासकारों ने लिखा है कि मेवाड़ और मुगलों के बीच में लंबे वर्षों तक यानी 90 वर्षों से चलने वाला संघर्ष क्या समाप्त होता है। कब से हमने देखा? रतन सिंह है, जेतर सिंह है, उससे पहले भी क्या संघर्ष चल रहा था। मेवाड़ कभी भी अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार कभी नहीं की। वो अपने तरीके से लड़ रहे थे, स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम शासक था अमर सिंह है। उसके द्वारा 5 फरवरी 1615 को यह संधि की गई। इस संधि के माध्यम से मुगल और मेवाड़ के आपस में सहयोग किया था कि हम इस प्रकार कार्य करेंगे, और इस प्रकार जो इस शासन सत्ता को आप स्वीकार करते हैं कि मेवाड़ जो है वो मुगलों के अधीन किया जा रहा है। तो ये संधि कब की गई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को यह संधि की गई। तो इस संधि तो कर ली थी अमर सिंह ने, बेटे कर्ण सिंह और सरदारों के कहने पर अमर सिंह ने यह संधि तो की थी, लेकिन संधि करने के बाद ये क्या है? इसने शर्त रखी थी। अमर सिंह शर्त रखता है। अमर सिंह फर्स्ट ने क्या है? शर्त रखी थी कि मैं संधि तो कर रहा हूं लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या थी कि अमर सिंह फर्स्ट स्वयं कभी मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा। पहली शर्त इसने रखी थी, अमर सिंह कभी भी मुगलों के दरबार में स्वयं नहीं जाएगा। यानी मैं ये संधि तो कर रहा हूं लेकिन मेरी कुछ शर्तें, मैं कभी भी जो मुगल है उनके दरबार में कभी भी स्वयं पेश नहीं होऊंगा, मुगलों के दरबार में स्वयं कभी नहीं जाऊंगा। दूसरा, इसके द्वारा कहा गया था कि मेवाड़ और मुगल है वो आपस में कभी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ व मुगल, कौन सी गल है? मुगल है। मेवाड़ व मुगल आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। मेवाड़ व मुगल आपस में वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। तीसरा, इसने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र, अमर सिंह ने कहा था मेरा ज्येष्ठ बेटा या ज्येष्ठ पुत्र ही
अकबर के दरबार में जाए। अकबर या कौन सा था, जहांगीर, मुगल लिख देते हैं, पुत्र ही मुगल के दरबार में जाएगा। तो पहला क्या रखा था, अमर सिंह कभी भी मुगलों के दरबार में पेश नहीं होगा। मेवाड़ और मुगल आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरा, इन्होंने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है वो ही मुगल दरबार में पेश होगा और इनके द्वारा कोई भी पेश नहीं होगा। चौथा, इन्होंने कहा था कि मेवाड़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत मैं कभी नहीं कराऊंगा। अमर सिंह के द्वारा मेवाड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। मेवाड़ शासक के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई। तो इसने ये 4 शर्तें रखी थी कि हाँ मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी ये 4 शर्तें हैं, यदि वह स्वीकार करता है, यानी जहांगीर स्वीकार करता है तो हम ये संधि कर लेंगे। तो जहांगीर ने यह स्वीकार की थी, जहांगीर के द्वारा यह संधि स्वीकार कर ली गई थी। जहांगीर कहना ठीक, आप तो हमारी अधीन में आओ, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल के बीच में संधि होती है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो अमर सिंह था। अमर सिंह शासन सत्ता में कब रहा था, 1620 तक रहा था। 19 जनवरी 1597 से लेकर 1620 तक रहा था। इनकी 26 फरवरी 1620 को इनका देहांत हो जाता है। 26 फरवरी 1620 को देहांत। अमर सिंह का 1600 अगर हम बात करते हैं 26 फरवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत हो जाता है। और इनकी अगर हम बात करते हैं छतरी कहां पर बनाई गई है, तो इनकी छतरी आहड़ में बनाई गई, मृत्यु हो जाती है और इनकी छतरी आहड़ जो है वहां पर बनाई गई थी। आहड़ में इनकी छतरी बनाई जाती है। तो अब मेवाड़ की तरफ से मुगलों के दरबार में प्रथम पेश होने वाला राजकुमार कौन है, कर्ण सिंह। मेवाड़ की तरफ से मुगलों के दरबार में पेश होने वाला प्रथम राजकुमार है वो कौन सा आता है अपना, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह इसी अमर सिंह फर्स्ट का बेटा है। अमर सिंह ने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ बेटा है वो मुगलों के दरबार में जाएगा और कोई दरबार में नहीं जाएगा। तो प्रथम बार पूछा जाएगा मुगलों के दरबार में पेश होने वाला मेवाड़ की तरफ से राजकुमार कौन था, अपना कर्ण सिंह। कौन सा आता है, कर्ण सिंह है। 26 फरवरी 1620 को देहांत हो जाता है। बाद में शासन सत्ता किसके हाथ में आती है, बेटे कर्ण सिंह। बेटा इनका था कर्ण सिंह है, उनके हाथ में मेवाड़ की शासन सत्ता आती है। और 1620 से लेकर 1628 तक शासक कौन रहते हैं, कर्ण सिंह। तो अमर सिंह के बाद कौन रहते, कर्ण सिंह। 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। थोड़ा सा देख लेते हैं अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा कि अमर सिंह फर्स्ट थे ये महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। इनके द्वारा जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था उसमें सेनापति के रूप में इन्होंने मुख्य कार्य किया था, मुख्य रूप से ये वहां पर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है तो 19 जनवरी 1597 को इन्हें मेवाड़ का शासक नियुक्त किया जाता है। शासक रहते ही इन्हीं के समकालीन जो जहांगीर थे 1605 में उनकी मृत्यु, जो अकबर थे उनकी 1605 में मृत्यु हो जाती है। तो इनका बेटा शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर है। जहांगीर ने आते ही मेवाड़ के प्रति आक्रामक की नीति अपनाई थी, यानी 2 आदेश दिए थे। इसके सेनापति थे खुर्रम या सांझा कहा जाता है, दूसरे खान खाना थे। तो इन्हें आदेश देता है और कहता है कि मेवाड़ में कत्लेआम कर दो, यानी जो दिखाई दे उन्हें मार दो, और दूसरा फसलों को नष्ट कर दो। यह देखकर मेवाड़ की जनता चीख उठती है, चिल्ला उठती है और वो भागते हैं। भागकर सरदार जो है अमर सिंह के पास जाते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए। अमर सिंह ने कहा तो हम तो लड़ेंगे। अपने कभी बाप दादाओं ने भी कहा, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अपने कैसे कर लेंगे। प्रताप था, पिताजी था, दादाजी थे उदय सिंह, उनके अगर बात करते हैं परदादा थे सांगा। इस प्रकार ही चलता रहा सिस्टम। तो उन्होंने क्या कभी स्वीकार नहीं की, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे। फिर कर्ण सिंह के पास जाते हैं, मेवाड़ के सरदार कहते हैं अपने पिताजी को समझाओ। अगर इस प्रकार चलता रहा तो कोई बचेगा नहीं यहाँ पर, तो किस प्रकार साम्राज्य कौन सी सत्ता है। तो फिर कर्ण सिंह के पास जाते हैं। कर्ण सिंह को जब कहा जाता है, कर्ण सिंह सरदारों को लेकर वापस अमर सिंह के पास जाते हैं और अमर सिंह से कहते हैं कि जो मुगल है अपने साथ संधि करने के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ संधि करें और अपने इस मेवाड़ को बचाएं। तो अमर सिंह ने कहा था ठीक है, तुम कह रहे तो
कर लेते हैं संधि, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको मानना पड़ेगा। यदि मुगल मेरी इन शर्तों को मानते हैं तो ठीक है, मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ। अतः 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि होती है। इस संधि के बाद जो इतिहासकारों ने कहा था कि यह मेवाड़ और मुगल के बीच में संघर्ष जो 90 वर्षों से चल रहा था वो समाप्त होता है। संधि करते हैं। संधि करने के बाद अमर सिंह कहते हैं कि एक तो मेरी शर्त है कि मैं कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं पेशूंगा, मैं कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं जाऊंगा। दूसरा, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है वो ही इनके दरबार में जाएगा और वहां पर क्या नियुक्ति कोई भी कार्य है वो करे, मनसबदार या जो भी है करेगा। तीसरा, मेवाड़ और मुगल आपस में कभी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। और चौथा, अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत मेवाड़ कभी नहीं कराएगा, यानी अमर सिंह चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। इसके बाद 26 फरवरी 1620 को मेवाड़ के इस शासक अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1620 से 1628 तक अपने शासक रहते हैं कर्ण सिंह। तो अब देखते हैं मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह प्रथम मुगलों के दरबार में जाते हैं। मेवाड़ के वह राजकुमार जो मुगलों के दरबार में गए थे, प्रथम बार जाने वाले राजकुमार कौन से आते हैं? अपने कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जब गए थे तो मुगलों के द्वारा इन्हें मनसबदार दी गई थी। मुगलों के दरबार में पेश होते ही इन्हें मनसबदार बनाया गया। कहते ही इन्हें मनसबदार, कौन सा दार है? मनसबदार बनाया गया। 1000 का मनसबदार इन्हें दिया गया था। मनसबदार हमने कल देखा। मनसबदार पद या प्रथा है, आरंभ किसने की थी? अकबर ने। यह एक प्रथा होती है। इसमें 2 पद होते हैं, एक तो क्या होता है? जात होती है और दूसरा सवार होता है। प्रत्येक मनसबदार के लिए जात, स्तर या औकात पद होना जरूरी है, सवार पद की कोई जरूरत नहीं है। तो जब यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो मुगलों के दरबार में पहुंचने के कारण इसे मनसबदार बनाया जाता है और इसे 1000 का मनसबदार दिया जाते ही ने 1000 का मनसबदार दिया गया। बाद में इनका जहांगीर का बेटा है खुर्रम या शाहजहां। खुर्रम या शाहजहां है, उसकी बात करते हैं तो पिताजी के साथ शाहजहां या खुर्रम का द्वेष हो जाता है। पिताजी के साथ अनबन हो गई, जहांगीर का बेटा था, खुर्रम है, उनकी पिताजी के साथ बहस हो जाती है तो ये यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकल जाता है और निकल करके है किसके पास पहुंचता है? अपने कर्ण सिंह के पास। अपने कर्ण सिंह के पास पहुंचता है। तो कर्ण सिंह के पास पहुंचने पर कर्ण सिंह व खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम शाहजहां का दूसरा नाम है शाहजहां। खुर्रम, कर्ण सिंह व खुर्रम शाहजहां आपस में पगड़ी बदलते हैं। पगड़ी बदलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेवाड़ का वह कौन सा राजकुमार था जिसने खुर्रम के साथ अपनी पगड़ी बदली थी, यानी भाई का था, तो वो कौन से आते हैं? कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह ने खुर्रम के साथ पगड़ी बदली थी। और इसकी बात करते हैं तो इसने शाहजहां ने कुछ समय तक मेवाड़ के कर्ण सिंह के पास शरण ली। उसमें पिताजी के साथ अनबन हो जाती है तो मेवाड़ के दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में शरण ली। कर्ण सिंह के पास दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, कुछ समय तक कर्ण सिंह के द्वारा जो खुर्रम था उसको कहां पर रोका गया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। लेकिन थोड़े ही समय बाद पिछोला झील जो है, पिछोला झील में जगमंदिर महल बनाया गया। जगमंदिर जो महल बनाया गया है वहां पर ले जाते हैं और खुर्रम को वहां पर रोका जाता है। तो पिछोला झील के जगमंदिर महल में यह रहते हैं, जगमंदिर महल में रहते हैं। पर पहली बार तो क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में रखा जाता है, बाद में पिछोला झील के जगमंदिर महल में रखा। पिछोला झील के जगमंदिर महल में रखा था, वहां पर ये रहते हैं। और जगमंदिर जो महल है उसको आकृति के बारे में, उसकी संरचना को देखते हैं। जब कई समय तक वहां पर रहे थे तो उसकी संरचना के बारे में देखते हैं और उन्होंने वहीं से आइडिया लेकर मुमताज की याद में, अपनी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। तो मुमताज की याद में शाहजहां ताजमहल किस
बिल्डिंग को देखकर मनाता है, यही जगमंदिर महल है, जो कहाँ पर है, पिछोला झील उदयपुर में। उदयपुर में कभी जाए तो देखना जगमंदिर महल को। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी मुमताज की याद में, कौन सी मुमताज, कौन सी ताज, मुमताज। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाया गया। ताजमहल स्थित है। ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो यह बिल्डिंग इस जगमंदिर महल को देखकर जो शाहजहां था उसके द्वारा बनाई गई थी और अपनी पत्नी को यह समर्पित करते हैं। इसको क्या है, पत्नी की याद आती है, पत्नी को याद में, आजकल तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पहले वाले शासक देखो पत्नी की याद में क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। तो कर्ण सिंह है उसके द्वारा पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया गया था, पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया गया था। तो कर्ण सिंह में मोस्टली इतना ही, 1620 से 1628 ईस्वी तक शासक रहते हैं मेवाड़ के। इन्होंने प्रथम बार जो मुगल सत्ता थी उसमें जाते हैं और मनसबदार के रूप में कार्य करते हैं, पेश होते हैं। शाहजहां को अपना भाई बोलते हैं और उनके साथ पगड़ी बदलते हैं। शाहजहां का जब पिताजी के साथ विवाद हो गया था तो उन्होंने अपने पास रखा था, अपने पास रखा था और अपने पास रख कर के है उसे लंबे समय तक एक विश्राम के तौर पर, उन्हें एक विराम के तौर पर कहा था कि आप मेरे भाई हैं, मेरे पास रहें। तो प्रथम बार इनके द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वहां पर रखा था और दूसरी बार अगर हम बात करते हैं जगमंदिर महल में रखा था। इसी जगमंदिर महल को देखकर कर्ण सिंह के द्वारा अपनी पत्नी की याद में, मुमताज की याद में क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था। तो अब इनका बेटा आता है, कर्ण सिंह के बाद में इनका बेटा आता है जगत सिंह। कर्ण सिंह के बाद में इनका बेटा शासक बनता है जगत सिंह है। तो जगत सिंह की अगर हम बात करते हैं, पिछोला झील का जो जगमंदिर है, पिछोला झील में जगमंदिर है उसको पूर्ण करवाया, ये कार्य चला जगमंदिर महल का। तो इसने बिल्डिंग को देखा, तो इसका पूरा कराने का कार्य कौन सा करता है, इसका बेटा आता है। कर्ण सिंह का बेटा शासक बनता है जगत सिंह है। कौन सा आता है, जगत सिंह है। शासक अगला बनता है 1628 से लेकर 52 तक, 1628 से लेकर 1652 तक शासक बनता है अपना जगत सिंह। 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक शासक कौन बनता है, जगत सिंह। इसके द्वारा ये जगमंदिर महल था ये पूर्ण करवाया गया था। जगमंदिर महल को पूर्ण करवाया गया था। वह शासक कौन था जिसके द्वारा जगमंदिर महल को पूर्ण करवाया था, कर्ण सिंह का बेटा है जगत सिंह। शासन सत्ता कब तक इसके हाथ में रही थी, 1628 से लेकर 1652 तक इसने क्या है यह शासन सत्ता संभाली थी। इसके द्वारा जगदीश मंदिर का निर्माण कराया गया। पंचायतन शैली में बना है, सभी जानते हैं जगदीश मंदिर को। तो इसके द्वारा पहला क्या क्या किया था, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया। उन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था और ये कहा जाता है कि यह मंदिर जो पंचायतन शैली में बना है, यह मंदिर कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में है और स्वपन में बना हुआ मंदिर कहा जाता है, स्वपन में बना हुआ मंदिर कहा जाता है। तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, यह पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में है और इस मंदिर को स्वपन में बना मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। स्वपन में बना हुआ मंदिर कौन सा आता है, जगदीश मंदिर है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसमें दूसरी बात करते हैं तो प्रतापगढ़ व मेवाड़ की सीमाओं को अलग किया गया था। इसी शासक के समय जगत सिंह के समय प्रतापगढ़ व मेवाड़ की सीमाओं का विभाजन किया गया। विभाजन किसने किया था, शासक शाहजहां के द्वारा जो मेवाड़ है और प्रतापगढ़ की सीमाएं हैं उनको अलग अलग किया गया था। दोनों में क्या है, जो एक क्षेत्र में आती थी उनको अलग क्षेत्र में रखा गया, दूसरी आती थी उसमें अलग में रखा गया था। इसके द्वारा मेवाड़ व प्रतापगढ़ की सीमाओं का विभाजन किया गया था और शासक शाहजहां, इसी के शासनकाल में किया गया। शाहजहां के समय, शाहजहां इसके समकालीन था, तो शाहजहां ने मेवाड़ व प्रतापगढ़ की सीमाओं का जो विभाजन था वो किया था। इसके द्वारा तीसरी बात करते हैं तो मेवाड़ के
ध्रुव की मरम्मत करवाई थी। किसके द्वारा? जगत सिंह के द्वारा मेवाड़ के ध्रुव की मरम्मत करवाई गई। पहले क्या कहा गया था? अमर सिंह ने कहा था कि मेवाड़ के कोई भी शासक मेवाड़ ध्रुव की मरम्मत नहीं करवाएगा, क्योंकि मुगलों के पास है तो मुगल ही करवाएंगे, हम तो इससे क्या है मरम्मत करवाने वाले नहीं है। लेकिन शासक आते हैं कर्ण सिंह के बेटे जगत सिंह, उसके द्वारा इस मेवाड़ के ध्रुव की मरम्मत करवाई जाती है। मेवाड़ के ध्रुव की जो क्या है मरम्मत करवाई जाती है, मरम्मत करवाई थी। और जगत सिंह के बारे में एक मुख्य पॉइंट है कि इन्हें दानवीरता के लिए जाना जाता है, इन्हें दानवीरता के लिए जाना जाता है। तो दानवीरता वाला शासक कौन सा आता है? जगत सिंह। चौथा पॉइंट, इन्हें दानवीरता के लिए जाना जाता है। तो जगत सिंह है, इन्हें दानवीरता के लिए जाना जाता है। शासक हमने कितने पढ़े? 3। अमर सिंह फर्स्ट 1597 से लेकर 1620 तक, कर्ण सिंह 1620 से 28 और उनके बेटे जगत सिंह है 28 से लेकर 52 तक। 28 से लेकर 1652 तक इनके बेटे शासक रहे थे। वो कौन से आते हैं? जगत सिंह। तो जगत सिंह के बारे में मुख्य बात ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जगदीश मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में और सपन में बना मंदिर है, और प्रतापगढ़ में मेवाड़ की सीमाओं का जो विभाजन किया गया था किस सम्राट के इसमें किया गया था। इसके बाद अगले शासक पढ़ेंगे 1652 से लेकर 1680 तक, राज सिंह। कौन सा सिंह है? राज सिंह। मेवाड़ के अगले शासक है 1652 से लेकर 1680 तक, राज सिंह। राज सिंह कार्यकाल 1652 ईस्वी से 1680। 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ के शासक के रूप में कौन आता है? राज सिंह। कौन आता है? राज सिंह है। इनके द्वारा मुख्य कार्य तो एक करवाया गया था कि राजसमंद झील बनाई गई थी। पहला कार्य तो इनके द्वारा क्या बनाया गया था? राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमुंद्र भी कहा जाता है इसे, राजसमंद झील कहा जाता है। कहां पर है? अपनी राजसमंद में स्थित। पहला मुख्य कार्य इनके द्वारा करवाया गया था, राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। राजसमंद में स्थित, और इसका कार्य इन्होंने क्यों करवाया था? क्योंकि अकाल राहत कार्य, अकाल हो गया था, अकाल पड़ गया था, अकाल राहत कार्य के तहत मेवाड़ में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। जनता को सिंपल ऐसे तो खाना पीना दे नहीं सकता, तो इसने क्या अकाल राहत कार्य के लिए लोगों से कार्य करवाया, जिसके तहत इन्होंने राजसमंद झील बनाई थी। और राजसमंद में है स्थित है। इस झील के कार्य के बदले उन्होंने लोगों को पैसे दिए थे, खाने की व्यवस्था रखी। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजसमंद के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, या पूछा जाएगा अकाल राहत कार्य के लिए किस सम्राट के द्वारा राजसमंद झील बनवाई गई थी, या राजसमंद झील किस कार्य हेतु राज सिंह ने बनवाई थी। किसी प्रकार अपना ऑप्शन आ सकता है। आरएसपी में पूछा गया कि अकाल राहत कार्य हेतु कौन सी झील का निर्माण कराया गया था? राजसमंद है, पिछोला है, जैसलमेर है, अनसागर है। तो इस प्रकार प्रश्न किसी प्रकार पूछ सकते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। राज प्रशस्ति है, इसकी उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल, कितनी चौकी की? नौ चौकी की पाल कहते हैं। राज सिंह के द्वारा जो ये बनाया गया था राजसमंद झील है, इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। इसकी पाल है, नौ चौकी की पाल है। इसमें एक आता है, एक ग्रंथ है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति हमने देखा, राज प्रशस्ति देखा कौन से आते हैं? रणछोड़ भट्ट। कौन से छोड़ है? रणछोड़ भट्ट है। भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत है। तो रणछोड़ भट्ट है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है राज प्रशस्ति। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस राजसमंद झील के बारे में वर्णन किया गया है 25 शिलालेख। इसकी अगर बात करते हैं 25 शिलालेख है। संस्कृत के 25 शिलालेख के समर्पित, संस्कृत के 25 शिलालेख से समर्पित किसको कहा जाता है? राज प्रशस्ति। 25 शिलालेख यानी संस्कृत के 25 शिलालेख जिसमें लिखे हुए इस प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। लेखक कौन से आते हैं? रणछोड़ भट्ट है। लेखक रणछोड़ भट्ट है और इसे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है। एशिया की सबसे
बड़ी प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी आती है? राज प्रशस्ति है। राजसमंद झील बनाई थी अकालघातकारी हेतु, उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। एक प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में रणछोड़ बड़लेखक का संस्कृत भाषा में लिखा गया है 25 शिलालेख। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इसके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा है। मेवाड़ का इतिहास है, तो इसके बारे में ये आए हुए क्वेश्चन है, मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो 1652 से 80 तक शासक रहे थे राज सिंह। राज सिंह ने आते ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, अकाल घातकारी हेतु करवाया था। एक प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है, 25 शिलालेख लिखे, संस्कृत भाषा में है और इसकी अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा में है। रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, मेवाड़ का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। अब राज सिंह था, उसे एक उपाधि प्राप्त थी। राज सिंह को एक उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम क्या था? विजय कटकातु। राज सिंह की उपाधि क्या है? विजय। विजय कटकातु राज सिंह की एक उपाधि है। बहुत ही बार पूछा गया है किस शासक की उपाधि विजय कटकातु के नाम से रखी गई है? राज सिंह विजय करने वाला, जीतने वाला शासक था। पहले इन्होंने दीनता स्वीकार कर ली थी, बाद में राज सिंह आता है, ये युद्ध के माध्यम से कहे जीतता है, इसे विजय कटकातु की उपाधि प्रदान की गई थी। विजय कटकातु की उपाधि इन्हें प्रदान दी जाती है। अब क्या था? मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक कौन है? अपना राज। मेवाड़ का शासक राज सिंह है। इसके समकालीन शासक आए थे अकबर का बेटा जहांगीर आया था, जहांगीर का बेटा शाहजहां आया था। शाहजहां के बाद में शाहजहां के बेटे 4 थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद और क्या है? औरंगजेब शासन सत्ता में आने के लिए क्या संघर्ष कर रहे थे। 1657 में 25 सितंबर 1657 को राज संघर्ष चला था। यानी इस औरंगजेब के जो इस शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये आपस में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे। यानी शासक मैं बनूंगा, दारा कह रहा था मैं बनूंगा, औरंगजेब कह रहा था मैं बनूंगा, दारा, शुजा, मुराद कह रहा था मैं बनूंगा और औरंगजेब अपने आप में कह रहा था कि मैं तो शासक बनूंगा। चारों में संघर्ष चल रहा था। लेकिन इनके पिताजी जो शाहजहां वो बीमार हो जाते हैं। पिताजी के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण 1657 में 1600 अगर हम बात करते हैं 57 में 1657 में पिताजी के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण शाहजहां अस्त व्यस्त हो गया था। उसको लेकर के बेटों में संघर्ष चल गया, क्योंकि पता था पिताजी जाएंगे, पिताजी तो बचेंगे नहीं, तो अपने के संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। चारों भाइयों में कोई सामंजस्य नहीं था, तू बन जा, इस प्रकार नहीं बोले, लड़ेंगे। तो चारों को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसे उत्तराधिकारी संघर्ष कहा जाता है। इसमें दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब आपस में लड़े थे, आपस में लड़ रहे थे। तो 1657 में राज सिंह को समय मिल गया, क्योंकि मुगल सेना के अपने आप में उलझी। राज सिंह को समय मिल गया। राज सिंह ने एक टिक्का दौड़ का योजना बनाई थी। टिक्का दौड़ क्या कहा जाता है कि बाहर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें शिकार करने के लिए जाना। तो राज सिंह ने इस योजना बनाई, इसका षड्यंत्र बनाया कि मैं बाहर शिकार करने के लिए बाहर जा रहा हूं, यानी मेवाड़ क्षेत्र से बाहर जा रहा हूं। इसने देखा इस टिक्का दौड़ के माध्यम से मुगलों के पास जो क्षेत्र थे उनको क्या अपने अधीन में लिया, उनको अपने अधीन में ले लिया। क्योंकि मुगल तो क्या इनमें सारे में अपने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। उधर छोटे मोटे इलाकों के लिए कौन देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था। तो मुगल जब इस तरफ ध्यान लगा रहे थे कि अपना शासक कौन बनेगा, तब राज सिंह ने योजना बनाई टिक्का दौड़। एक योजना में टिक्का दौड़ है, उसके माध्यम से जो कबीले थे छोटे छोटे थे उन मुगलों के अधीन थे, उनको अपने अधीन कर लिया, उनको अपने अधीन कर लिया था। औरंगजेब था, औरंगजेब शासन सत्ता का वाकिफ, शासन सत्ता को सौंपने वाला था। तो शाहजहां के बाद में क्या औरंगजेब पहले ही सोचता था कि शासक तो मैं बनूंगा, शासक तो मैं ही बनूंगा, चाहे किसी प्रकार हो जाए। औरंगजेब संघर्ष के लिए बाहर गया था। औरंगजेब क्या है? संघर्ष के लिए बाहर जाता है और क्षेत्रों को अपने अधीन करना स्टार्ट करता है, क्षेत्रों को अपने अधीन करना स्टार्ट करता है। जब यह फतेहबाद जीत लेता है, औरंगजेब फतेहबाद जीत लिया था औरंगजेब के द्वारा, यह सूचना राज सिंह के पास पहुंचती है। राज सिंह के पास पहुंचती है कि औरंगजेब ने जो फतेहबाद क्षेत्र है वो जीत लिया। फतेहाबाद जीतने के बाद दारा सिक्का था, दारा सिक्का है, वो राज सिंह के पास एक पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि आप किसकी तरफ है? मेवाड़ के आप शासक हैं राज सिंह, आप किसकी तरफ है? तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो सभी राजकुमार समान, हमारे लिए तो सभी मुगल समान, जो कहेंगे हम उन्हीं की तरफ हो जाएंगे, आप कहे तो आपकी तरफ हो जाएंगे। क्यों? उन्हें पता था कि मैंने यदि औरंगजेब का विरोध किया, औरंगजेब का विरोध किया तो औरंगजेब सत्ता में आने वाला है, क्योंकि इसने फतेहबाद क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया है, तो अन्य क्षेत्रों को भी अपने अधीन में करेगा।
तो इसने सोचा कि मैं मुगलों से विरोध नहीं करूंगा, तो इसने इसी प्रकार उत्तर दिया। प्रत्युत्तर में संदेश वापस भेजा दारा सिकोया को और लिखा कि हम तो आप ही की तरफ हैं, आप कहेंगे तो आपकी तरफ है, जिस प्रकार आप कहें हम उसी के अनुसार चलेंगे। औरंगजेब इससे खुश हो गया। औरंगजेब इससे खुश हो जाता है राज सिंह से, और राज सिंह से कहता है वाह क्या उत्तर दिया। और राज सिंह को 1000, कर्ण सिंह को 1000 की मनसबदारी दी गई थी और इसे राज सिंह को 6000 का मनसबदारी नियुक्त किया। क्यों इतना खुश हो जाता है कि तूने मेरे इच्छा के अनुसार उत्तर दिया, तूने कहा है मैं आपकी तरफ हूँ, आपको तो आपकी तरफ हूँ, सभी मेरे लिए तो समान है, जो कहेंगे मैं उन्हीं की तरफ हो जाऊंगा। तो मैं इससे खुश हुआ और मैं तुम्हें 6000 का मनसबदार नियुक्त करता हूँ। औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। औरंगजेब और राज सिंह के बाद में क्या अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। तो राज सिंह अब क्या औरंगजेब के अधीन कार्य करने के लिए तैयार हो गया था कि हाँ आप हम कहेंगे तो हम उसी प्रकार चलेंगे, आप जिस प्रकार कहेंगे तो हम उसी प्रकार कार्य करेंगे। तो ये क्या है, इन दोनों में बढ़िया सामंजस्य हो गया, संधि हो गई, बढ़िया सामंजस्य हो जाता है, बढ़िया इनके बीच में संधि हो जाती है। इसके बाद 1652 से लेकर 1680 तक शासक रहे थे अपने राज सिंह, और राज सिंह के समकालीन शासन कौन करेगा, दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब है। दिल्ली सल्तनत पर अब कौन आएगा, औरंगजेब है। औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत पर आया था। दिल्ली की सल्तनत पर आता है 1658 से लेकर 1707 में। औरंगजेब हमने शुरू में पढ़ा था 1658 से 1707 ईस्वी। दिल्ली की सल्तनत पर 50 वर्ष में 7 शासक आए थे, बहादुर शाह, जाबिर शाह, औरंगजेब सारों विफल रहे थे। अंत में औरंगजेब आता है, ये वही औरंगजेब है। किसी ने शुरू की क्लास देखी तो उनको पता होगा। तो शुरू में हमने देखा था औरंगजेब आता है सत्ता पर और औरंगजेब है अपनी सत्ता को आगे बढ़ाता है। इससे पहले के कोई शासक नहीं था जो टिक पाया था। तो 1658 से 1707 तक रहा था औरंगजेब। औरंगजेब और इस राज सिंह के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हुए थे क्योंकि उन्होंने उसकी अधीनता की थी। जैसा आप कहोगे मालिक हम वैसे कर दे, लेकिन यह जो दोनों के बीच में संधि थी ये लंबे समय तक टिक नहीं पाई। इन दोनों में क्या विभेद हो जाता है, दोनों मित्र हैं वो क्या अलग अलग हो जाते हैं। इन अलग होने का कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। एक तो औरंगजेब, एक तो क्या था, औरंगजेब जो है इसने कर लगाया था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था जजिया कर। औरंगजेब के द्वारा एक कर लगाया था जजिया कर है, जिससे राज सिंह परेशान हो जाता है। राज सिंह ने कहा था नहीं हम आपका यह कर नहीं देंगे। राज सिंह ने विरोध किया था। तो औरंगजेब व राज सिंह के मतभेद के कारण ये मेंस का जो एग्जाम होता है आरएस मेन है उसमें ऐसे लिखे जाते हैं, 20 लाइन में लिखे, 15 में लिखे, 25 में लिखे। तो इस प्रकार वहां डिफरेंस ये ज्यादा आता है, सिंपल एग्जाम में नहीं, वहां तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक, राज सिंह 1652 से 1680 तक। एक समय तक दोनों में क्या अच्छा चल रहा था प्रोग्राम, ठीक है, आप कहेंगे वैसे कर लें, लेकिन थोड़ी समय बाद दोनों में क्या मतभेद हो जाता है। मतभेद होने का कारण क्या था, इस औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। औरंगजेब क्या लगाता है, कर लगाता है जिसका नाम जजिया कर है। राज सिंह ने मना किया। राज सिंह ने कहा नहीं हम तो नहीं देंगे। औरंगजेब के द्वारा एक कर लगाया गया था जिसका नाम है जजिया कर है। तो औरंगजेब तो लगाता है लेकिन ये गैर मुगलों पर लगने वाला। राज सिंह कहता है नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि गैर मुगल तो हम ही हैं, हमें ही बहन करना पड़ेगा, तो हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं जमा करेंगे। इस जजिया कर का विरोध करता है, राज सिंह विरोध किया। दूसरा, इन्होंने विद्रोही, राज सिंह के द्वारा विद्रोही दुर्गादास और अजीत सिंह, पढ़ेंगे आगे मारवाड़ के इतिहास में किस प्रकार दुर्गादास राठौड़ था, ये मारवाड़ की सल्तनत आगे की तरफ ले जाता है। तो विद्रोही था दुर्गादास राठौड़ है और अजीत सिंह को शरण दिया। इस राज सिंह के द्वारा जो औरंगजेब का विद्रोही था वो कौन है, दुर्गादास है, और अजीत सिंह को शरण दी थी, इसलिए दोनों में मतभेद हो जाते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक था औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, परंतु राज सिंह ने बनवाए। औरंगजेब क्या कहता है कि जितने भी मंदिर है मेवाड़ के या क्षेत्र में उनको तोड़ दो, लेकिन ये राज सिंह क्या कहता है नहीं हम मंदिरों का निर्माण करवाएंगे, हम मंदिरों का निर्माण कराएंगे। तो इनके द्वारा अम्बे माता का मंदिर है,
अम्बे माता का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, जे के टायर एंड ट्यूब है, कांकरोली राजसमंद में है। इन प्रकार द्वारकाधीश का मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण किसने बनवाया था? किस शब्दध्वजा के स्वामी श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर जो निर्माण है राज सिंह ने बनवाया। अम्बे माता का मंदिर है और द्वारकाधीश का मंदिर है, कांकरोली का जो मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा? राज सिंह ने तो बनवाए थे, लेकिन औरंगजेब तोड़ता है, तो दोनों में क्या विरोध हो गया। एक आती है किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ के रूपनगढ़ की राजकुमारी, राजकुमारी चारुमती, चारुमती है। तो एक राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था? चारुमती। चारुमती थी, उसका विवाह होने वाला। किशनगढ़ की राजकुमारी है, चारुमती है। ये अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, चारुमती कौन सी है? हिंदू धर्म की थी, हिंदू धर्म की थी। इसने औरंगजेब ने इसको देख लिया और औरंगजेब ने इससे विवाह करना चाहा। चारुमती से विवाह करने के लिए क्या है? औरंगजेब कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। औरंगजेब कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। इससे परेशान होकर इस चारुमती ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं मुगलों के साथ विवाह नहीं करूंगी। विवाह मुगल वैसे भी संबंध नहीं बनाए, क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट क्या कर गया है, तो हम वे विवाह नहीं करेंगे। तो इसका भाई कहता है कि बेटी, इसका भाई कहता है कि मैं क्या कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तो मजबूरी है, मुझे यह विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ विरोध नहीं कर सकता। फिर ये अंत में दुखी होकर जो चारुमती है ये संदेश भेजती है किसको? राज सिंह को। ये संदेश भेजती है राज सिंह को, और राज सिंह को कहती है कि अब राजहंसनी को एक मुगले के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। कि क्या? एक राजहंसनी को मुगले के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, यानी स्वयं को वह राजहंसनी कह रही है, और मुगल जो बादशाह औरंगजेब थे उनको क्या कह रही है? बुगला है। यानी इस बुगले के साथ मुझे जीवन यापन करना पड़ेगा, और आपके होते हुए तो मैं कभी नहीं कर सकती। मुझे आप पर विश्वास है, आपकी वीरता पर विश्वास है कि आप ऐसा नहीं, मेवाड़ में आप ऐसा नहीं होने देंगे। तो तब राज सिंह आते हैं और राज सिंह ने औरंगजेब के ऊपर आक्रमण किया था और औरंगजेब को हराया था, और इस चारुमती से विवाह करते हैं। तो मेवाड़ मुगल विवाह होने से रोका जाता है। तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य मतभेद के कारण ये थे, मोस्टली 4 ईद जजिया कर लगाया था, राज सिंह ने मना किया था। विद्रोही दुर्गादास अजीत सिंह को शरण दी थी, किसने? अपने राज सिंह के द्वारा है। विद्रोही किसके थे? निके थे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे, परंतु राज सिंह ने बनवाए। कांकरोली के मंदिर है, अम्बे माता का मंदिर है, शब्दध्वजा के स्वामी श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथद्वारा में ही। तो इनके मंदिर बनवाए थे, न तोड़ने के आदेश दिए थे। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म के राजकुमार से शादी करें, लेकिन औरंगजेब कह रहा हम शादी करेंगे, तो मेवाड़ मुगल संबंध स्थापित हो जाता वापिस। तो ये अपने भाई को कहती है मैं इससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये बुगला है, ये तो बुगला है, कहा मैं राजहंसनी, तो मैं इस विवाह नहीं करूँ। तो भैया कहता है मैं क्या कर सकता? भैया कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरी मजबूरी है। मेरी क्या है? मजबूरी है, तो मैं ये रोक नहीं सकता, ये मेरे को करना ही पड़ेगा। तो बाद में ये किसको भेजती है? राज सिंह को एक संदेश भेजती है और कहती है कि क्या अब राजहंसनी को एक बुगले के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। तो फिर यह आते हैं और इनके साथ विवाह करते हैं। तो राज सिंह और चारुमती का विवाह होता है। अब जब विवाह हुआ था तो इससे पहले युद्ध होता है, औरंगजेब और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। औरंगजेब और राज सिंह, औरंगजेब ऐसे इसको जाने नहीं दिया, इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है। और शासक थे सलूम्बर, उदयपुर का सेनापति था रतन सिंह। उदयपुर का सेनापति है रतन सिंह, सेनापति था रतन सिंह। सामंत कहा जाता है इसे, सामंत क्या था? रतन सिंह। तो सामंत है, इनके अंदर भूखंड रखे जाते हैं। शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो कहा कि पूरा शासक एक सम्राट तो देख नहीं सकता, उसको अधीन करने के लिए क्या सामंत रखे जाते हैं। सामंत एक छोटे छोटे भूखंड के स्वामी होते हैं। तो सामंत था सलूम्बर, उदयपुर का सामंत था रतन सिंह। रतन सिंह का नया विवाह हुआ था। रतन सिंह का नया विवाह हुआ था। रतन सिंह कौन सा था? चुंडावत है। सामंत रतन सिंह चुंडावत सामंत था रतन सिंह चुंडावत है। चुंडावत का नया विवाह हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच में विभेद हो जाता, लड़ाई हो गई। औरंगजेब और रतन सिंह को, तो सामंत को तो आना पड़ेगा। स्वामी ने याद किया तो सामंत को आना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार युद्ध लड़ रहे हैं और तुम्हें इस युद्ध में जाना है। तो सामंत जी कह रहे थे नया विवाह हुआ है, जा तो सकते हैं, मन तो नहीं करे, लेकिन जाएंगे तो इस युद्ध में ये जाते हैं। इस युद्ध में जब ये जाते हैं तो इसको अपनी रानी की याद आती है, जिसे हाड़ा रानी की संज्ञा दी गई।
तो इसे अपनी रानी की याद आती है, तो रानी की याद के लिए एक सैनिक को भेजता है और कहता है, वापस कहता है कि सैनिक को तू जा अपनी रानी से कुछ निशाने लेकर आ, कुछ निशाने लेकर आ अपनी जो रानी उनके महल में जा, क्योंकि इसको तो सलूंगर के उद्देश्य सामंत चुंडावत रतन सिंह चुंडावत को तो बुला लिया गया था, आ गया था, इसको थोड़े समय बाद यहाँ सेना के रूप में यहाँ रखा था, समय बीत गया था, रानी की याद आ रही थी, रानी की याद आ रही थी, रानी के लिए क्या इसने अपने सैनिक को भेजा, सैनिक से कहा पुराने से कुछ निशाने लेकर आ, जिससे मैं उसकी याद में रह सकूं। तो रानी के पास जब सैनिक निशाने लेने के लिए गया, निशाने लेने के लिए जाता है, तो रानी कहती है कि रानी ने अपना शीश का दान दिया, रानी ने अपना सर काट कर दे देती है कि ले जा तुम उस सम्राट को दिखा देना, चुंडावत को ले जा के ये ले शीश दिया। वो अभी ये कर रहा है तो युद्ध कैसे लड़ेगा, अभी उसको याद आने लगी तो वो युद्ध तो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि इतनी थोड़ी समय में उसको याद आने लगी है मेरी, तो वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, वो सामंत है भूखंड का, उसे पूरा प्रभुत्व दिखाना पड़ेगा। तो उसने क्या अपना शीश का दान दिया था, और शीश का दान वो सर काट देती है और सर उसको देती है और कह देती ले जा। तो ये सर जब ले गया था तो वहां एक कवि हुए थे, वहां एक कवि हुए थे, मुकुल है, मेघाकल मुकुल है, एक कवि थे, उनके द्वारा एक दोहा गाया गया था, एक दोहा गाया गया था कि चुंडावत ने निशानी मांगी थी, चुंडावत मांगी चित्राणी, चुंडावत मांगी थी चित्राणी है, शीश काट दियो चित्राणी। ठीक है, चुंडावत मांगी निशानी है, निशानी को इनके द्वारा एक शब्द में पिरोया गया है जिसका नाम था कि चुंडावत मांगी सेनानी है, शीश काट दियो चित्राणी। तो चित्राणी रानी इनके द्वारा शीश काट कर इन्हें दिया गया, तो बाद में ये हाड़ा रानी के नाम में जानी जाती है। तो इनका भी युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन ये बेचारा रतन सिंह चुंडावत है, इससे ही पत्नी को खो देता है, पत्नी ने दान दिया था, ये बाद में मारा गया था। रतन सिंह चुंडावत है, ये भी बाद में मारा जाता है। तो इस प्रकार चारुमती से विवाह करता है, इस प्रकार चारुमती से क्या है विवाह करता है और इस मेवाड़ मुगल संबंध को स्थापित होने से बचाता है। अब औरंगजेब था, औरंगजेब के दो विद्रोही थे, औरंगजेब के विरोध करने वाले कितने व्यक्ति थे, दो, एक तो कौन सा था, ये दुर्गादास है, और दूसरा राज सिंह। राज सिंह को इसने अपने अधीन करना चाहता, राज सिंह नहीं हुआ, राज सिंह भाग जाता है, चारुमती से विवाह कर और बाहर निकल जाता है। तो औरंगजेब के शत्रु कितने हैं, दो, औरंगजेब शासन सत्ता 58 से 7 तक रही थी। औरंगजेब के शत्रु कितने हैं, दो, एक तो अपना दुर्गादास राठौड़ शरणदीति, और दूसरा अपना है अब राज सिंह। पहले कभी मित्र हुआ करता था, तो मित्र जब शत्रु बनते हैं तो सबसे खतरनाक होते हैं, तो राज सिंह। औरंगजेब के शत्रु कितने हैं, दो, औरंगजेब के शत्रु है दो, औरंगजेब के शत्रु दो थे। इन शत्रुओं पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, यानी इन्हें अपने अधीन में करने के लिए, इसका औरंगजेब का बेटा था शहजादा अकबर है, शहजादा अकबर, वो अकबर अलग था, ये अकबर अलग है। तो इनका बेटा है औरंगजेब का शहजादा अकबर है। कौन सा ज्यादा है, शहजादा अकबर है। इस शहजादा अकबर के नेतृत्व में एक सेना भेजता है और कहता है कि इस दुर्गादास राठौड़ और इस राज सिंह को तू अपने अधीन कर, इस दुर्गादास राठौड़ और इस राज सिंह को तुम्हें अपने अधीन करना है, उनको अपने में जो मैं जैसा कहूं वैसा वो कार्य करें, वो वैसा कार्य करें, इसके लिए तुम उसको पकड़ कर लो, उसको पकड़ कर लो, क्योंकि मेरा ही मित्र था, मेरे साथ विश्वासघात कर, मेरी जो पसंद किया था मैंने चारुमती को, उसके साथ विवाह किया था, जो मैंने जजिया कर लगाया था उसका विरोध कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, तो इस प्रकार के उसको पकड़ कर ला। तो ये शहजादा अकबर वहां पर गया था, शहजादा अकबर वहां पर जाता है। तो शहजादा अकबर जब गया था, दुर्गादास राठौर राज सिंह शहजादा अकबर का एक सेनापति था, उस सेनापति को इन्होंने अपने बातों में ले लिया था दुर्गादास राठौर और राज सिंह, और समझाते हैं कि तू कब तक, ठीक है, तू कब तक ऐसा काम करेगा, अपने स्वामी को लाना। तो ये स्वामी को ले जाता है, शहजादा अकबर फिर पहुंचता है और इन दोनों से बात करता है। फिर राज सिंह और दुर्गादास कहते हैं तू कब तक अपने बाप के अधीन से कार्य करेगा, औरंगजेब के अधीन तू कब तक सत्ता में ऐसे घूमता रहेगा, तुझे इस गद्दी का मालिक बना दिया जाए तो यदि औरंगजेब को हटा दें हम और औरंगजेब की जगह तुम्हें इस शासन को सौंप दें तो फिर क्या स्टार्ट हो सकता है। वही जब तो आता है तो व्यक्ति सोचता है, तो आता है तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हमारे होते हो सकता है। दुर्गादास हमारे पीछे तेरा बाप भाग रहे थे, हम मित्र रहे थे, फिर भी हमने क्या परिवर्तन, तू तो बेटा है, तू तो कुछ भी कर सकता है, आधे लोग तो तेरे वैसे ही साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, शहजादा अकबर भी इनकी तरफ मिल जाता है। तो पहले शत्रु कितने थे, दो है, लेकिन औरंगजेब के बेटे शहजादा अकबर की भी इस मेवाड़ शासक के
साथ मिल जाने के कारण औरंगजेब के शत्रु कितने हो गए? 3 है। अब औरंगजेब के शत्रु हो जाते हैं 3 हैं, तो औरंगजेब के सामने शत्रु हो गए 3। अब औरंगजेब ने कुछ समय तक तो बेटे को इंतजार किया, कुछ समय तक को बेटे का इंतजार किया, लेकिन इंतजार करते थक जाता है। तो फिर सोचता है, औरंगजेब को सूचना मिलती है कि बेटा भी क्या है उनकी तरफ हो गया, बेटा भी क्या है उनकी तरफ हो गया। तो फिर औरंगजेब स्वयं जाता है, औरंगजेब ने लंबे समय तक इनका घेराव कर रखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई योजना काम नहीं आ रही, तो इसने एक षड्यंत्र का प्रयोग किया। औरंगजेब एक षड्यंत्र का प्रयोग करता है और षड्यंत्र के माध्यम से एक पत्र लिखता है, अपने हाथों से एक पत्र लिखता है, और इस पत्र को इस दुर्गादास राठौर और राज सिंह उनके दो जहां बनाए थे, इनके स्थान थे, उन स्थानों पर डला देता है। तो जहां पर इनका बनाया था, जो कोटियां ऐसे झोंपड़ी रूप में बनाई थी, जहां पर ये रुके थे, डेरा डाला हुआ था, उस डेरे में इनके दुर्गादास राठौर और राम सिंह दोनों के डेरों में पत्थर डलवा दिए, स्थान उनमें क्या डलवाए थे? पत्थर डलवाए थे। और इस पत्रों पर क्या लिखा हुआ था? इन पत्रों पर औरंगजेब ने लिखा था कि वाह बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा, मेरे दोनों शत्रुओं को एक ही मैदान में तूने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या औरंगजेब जो है एक पत्र लिखता है, उस पत्र में लिखता है कि वाह शहजादा अकबर, तूने क्या कार्य किया, बेटा हो तो तेरे जैसा, तूने एक ही युद्ध के मैदान में मेरे दोनों शत्रुओं को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो भविष्य में, जो भूतकाल में कभी मेरा आमना सामना नहीं होता, तूने एक ही मैदान में दोनों को लाकर खड़ा कर दिया। ये दुर्गादास राठौर राज सिंह पढ़ते हैं, पत्र मिलता है तो पत्र पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं ये तो धोखा हो गया, ये तो अपने साथ धोखा हो गया। तो ये रातों रात भागे थे, दुर्गादास राठौर और राज सिंह रातों रात भागते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? वापस मेवाड़, वापस अपने जो स्थान बनाया था वहां उस स्थान पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये तो बच गए, नहीं तो मार देते, बाप बेटे दोनों में मार देते। शहजादा अकबर सुबह उठता है, उठ के आंख से मसलता है, मुंह मार धोता है, देखता है कि दुर्गादास राठौर राज सिंह दोनों नहीं, दुर्गादास राठौर और राज सिंह है दोनों ही यहाँ पर नहीं है, कहाँ गए? तो इधर उधर पूछता है तो पता चलता है कि दोनों ही रात को गायब हो गए। शहजादा अकबर सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। राजपूत लोग ऐसा करते तो नहीं है, राजपूत किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। लंबे समय तक इनकी हमने इतिहास देखा कि राजपूतों ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। अगर हाँ भरी है तो पूरा अपने शीश का दान दिया, या तो भरी नहीं, हाँ भरी है तो शीश का दान दिया है। तो शहजादा अकबर सोचता है, चारों तरफ देखता है, ये कर तो नहीं सकते, राजपूत ऐसे कर तो नहीं सकते हैं। ये शहजादा अकबर यहाँ से उड़ता है और दोनों के पास जाता है, दोनों के दुर्गादास राठौर और राज सिंह के पास सुबह पहुंचता, बोला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो बोले अच्छा बड़ा सियाना है तुम। वो बोलते हैं अच्छा बड़ा सियाना है तुम दुर्गादास राठौर और राज सिंह, तुम दोनों बाप बेटे मिलकर हमें मारना चाहते थे। शहजादा अकबर कहता है कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए अपने पिता का किला छोड़ा है, पिता की सल्तनत छोड़ी है, और तुम मुझे अधिकार दिलाओगे इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन तुम मुझे ही विश्वासघाती कह रहे हो। बोले ये देख पत्थर दिखाते हैं, बोले ये मेरे पिताजी की लिखावट, ये पत्थर की लिखावट किसकी है? मेरी नहीं, मेरे पिताजी की, यानी ये जाली पत्थर है, यह जाली पत्थर है, और इस जाली पत्थर पर लिखावट किसकी है? मेरे पिताजी। और पिताजी तुम्हें पता है मेरे से 2 कदम आगे, अपने से 2 कदम आगे हैं, क्योंकि अपने पिताजी हैं तो अपने से 2 कदम आगे होंगे। मेरे पिताजी के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया है। बाद में यह जो दुर्गादास राठौर राज सिंह है, शहजादा अकबर को पुनः इन्हें साथ लेते हैं, और पुनः साथ लेकर के ये एक साथ इन्होंने क्या है युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में क्या है औरंगजेब को यहाँ से क्या इनके साथ क्या है जो नहीं करना चाहिए था वो क्या था, औरंगजेब यहाँ से क्या है बैठा रहा था, लेकिन इनकी अधिपत्य नहीं कर पाया था। कहते हैं बाद में राज सिंह का 1680 में देहांत हो जाता है, 1680 में राज सिंह का देहांत हो जाता है, जहर से देहांत हो जाता है इनका, किसी प्रकार से क्या है जहर के कारण इनका देहांत हो जाता है। तो राज सिंह इसका देहांत जब हो गया था तो यह दुर्गादास राठौर फिर मारवाड़ की शरण में चला जाता है। तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे दुर्गादास राठौर मेवाड़ में चला जाता है। तो राज सिंह का देहांत हो जाता है। इसके बेटा जय सिंह आता है, बेटे राज सिंह का बेटा आता है बाद में जय सिंह है, उसने औरंगजेब के साथ संधि कर ली। राज सिंह का बेटा आता है जय सिंह है, उसने औरंगजेब के साथ क्या है संधि कर ली थी।
तो ये जो दुर्गादास राठौड़ है ये तो मारवाड़ चला गया था, राज सिंह मारा ही जाता है। तो इसके बाद में इसका बेटा आएगा जय सिंह, जो हम कल पढ़ेंगे। अगला शासक जय सिंह है। तो जय सिंह ने मेवाड़ के जो शासक था जय सिंह है, उसने औरंगजेब के साथ संधि की थी। तो हमने आज कौन से देखेंगे शासक देखे थे, अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप का बेटा है। बाद में हमने कर्ण सिंह देखा था, कर्ण सिंह का बेटा है जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद में हमने देखा राज सिंह। किस प्रकार 1597 से लेकर 1620 तक शासक रहे थे अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट के बाद में 1620 से 28 तक इनके बेटे आते हैं कर्ण सिंह, और 1628 से लेकर 1652 तक शासक आते हैं जगत सिंह, जगमंदिर, और इनका निर्माण करवाया गया था। पंचायतन शैली में बना हुआ बहुत ही शानदार मंदिर है। और इसके बाद हमने अंतिम देखा था 1652 से लेकर 1680 तक शासक आते हैं अपने राज सिंह, शासक आते हैं राज सिंह। एक समय तक औरंगजेब के साथ थे, लेकिन बाद में औरंगजेब से अलग हो जाते हैं और उनके विद्रोही बन जाते हैं। औरंगजेब के इन्होंने मिटाने के लिए अपने बेटे को भेजा था, और बेटे ने भी इनके साथ कहे समर्थन दिया, और किस प्रकार उन्होंने कहे जो अपने पिताजी को हराने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन राज सिंह की जहर से मृत्यु हो जाने के बाद में कहे सारा सिस्टम बिगड़ गया था। तो इस प्रकार अगले शासक बचते हैं जय सिंह, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।